नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज मौसम बड़ा अजीब ढंग का हो रहा है, एक तरीके से सुहावना कह सकते हैं, लेकिन सर्दी बढ़ाने वाला है। चलिए, सबके जैकेट स्वेटर निकल चुके हैं। अपनी जो क्लासेस का क्रम चला है वो आगे आ चुका है और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान साहित्य। ठीक है, राजस्थानी साहित्य, और स्टार्ट करेंगे राजस्थानी साहित्य के विकास से। फिर देखेंगे स्थानीय बोलियां कौन कौन सी है, उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद में राजस्थानी साहित्य से संबंधित अपन कई सारे फैक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कई विद्यार्थी जो है अभी भी निंद्रा में सोए हुए हैं, उठे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी क्लासें तो कंटिन्यू चल रही है। जो बाद में जागेंगे उन्हें थोड़ा सा अतिरिक्त कष्ट उठाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्लासें पीछे रह जाती है ना, उसे प्रॉपर टाइम में वो नहीं देख पाते, ये हमारा अनुभव है। फिर उसे वो जैसे तैसे भगा भगू के देखेंगे, कुछ छोड़ेंगे कुछ देखेंगे, इस तरीके से तो पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलता है। पूरा लाभ उन्हें ही मिलता है जो नियमित है। ठीक है, तो आज अपन बढ़िया तरीके से इसको शुरुआत करते हैं। ये लगभग आपके कल्चर वाले में देखोगे आप, जीके वाले में तो लगभग अंतिम टॉपिक ही है। इसके बाद में जो पढ़ना है अपन को, एक विद्यार्थी का मैसेज आया था कि सर जनजातियां भी पढ़ा देना। पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद में जनजातियां भी पढ़ा देंगे। जब तक अपने पास में समय है तो पढ़ेंगे ही, नियमित क्लासें चल रही है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज अपना क्या टॉपिक है? राजस्थानी साहित्य। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थानी साहित्य के विकास की। ठीक है, जिनके पास में प्रॉपर नोट्स नहीं होते वो भी बहुत अच्छी तरीके से क्लास को देखें। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी। ठीक है, जो कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर कब आएगी, 2024 में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी उस पर काफी सारा काम बाकी है, काफी सारा अपडेशन बाकी है। 2024 में ही देंगे, 2023 में तो नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए आइए, अब पूरा ध्यान जो होना चाहिए क्लास पे। ठीक है, कोई कमेंट बाजी नहीं, कोई चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखना है। मोबाइल को आड़ी स्क्रीन करके सीधा सीधा क्लास को देखना है। अपनी क्लास जो है, मैं अगर आपसे बातचीत ही करनी होती तो मैं लाइव लेके आता, जो आधे घंटे की क्लास को बढ़िया 1.5 घंटे में अपन देते और हंसी मजाक में निकाल देते। लेकिन ध्यान केंद्रित करना है आपको कंटेंट पे। ठीक, आइए चलिए, राजस्थानी भाषा। तो राजस्थान की यदि मातृभाषा देखी जाए, देखो राजस्थान की राज्य भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है। और दर्जा नहीं मिलने के कारण भी बहुत सा इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि क्षेत्रीय प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं इसको राज्य भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, इसे जो है संविधान की अनुसूची में शामिल करवाने के लिए, लेकिन वो अभी तक जो है बिल्कुल सफलता तक जो है करीब आके रुक गए हैं, हुई नहीं, सफलता पूरी तरीके से मिली नहीं है। तो राजस्थानी अपन ये कह सकते हैं कि मातृभाषा। अब राजस्थानी का मतलब सिर्फ मारवाड़ी नहीं है, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कई जने क्या कहते हैं, सर राजस्थानी यानी हमें तो आती नहीं है, मान तो आवे को नहीं राजस्थानी, क्या सर आ तो बे यूं नहीं आवे बाने, वो ए समझ ले कि मारवाड़ी है। मारवाड़ी को नहीं है, राजस्थानी भाषा में सारी बोलियां आवे। ठीक है, चाहे अहिरवाटी है, चाहे मेवाती है, चाहे मारवाड़ी है, चाहे मेवाड़ी है, थोड़ो थोड़ो फर्क पड़े, लेकिन सारी की सारी आवे। ठीक है, अब इसमें जैसे डिंगल और पिंगल चलती है, अभी मैं उसका वर्गीकरण आपको बताऊंगा। डिंगल कहाँ चलती है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सा प्रभाव है, पूर्वी राजस्थान में कौन सा है, तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि मातृभाषा अपनी कौन सी, राजस्थानी। तो पढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास, देखते हैं। क्रमिक विकास का मतलब है क्रम से, कि किस तरीके से राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई। सबसे पहले राजस्थानी भाषा क्या कहलाती थी? तो सबसे पहले ये कहलाती थी शौरसेनी अपभ्रंश कहलाती थी। सूरसेन जनपद से प्रभावित होकर ये शौरसेनी अपभ्रंश कहलाती थी सबसे पहले। फिर इसका क्रमिक विकास इस तरीके से आगे बढ़ा, फिर गुर्जरी अपभ्रंश कहलाई, क्योंकि फिर गुर्जरात्रा प्रदेशों के प्रभाव के कारण इनके नाम हुए हैं। गुर्जरात्रा प्रदेश जो है वो जाना जाने लगा, तो फिर ये आ गया, फिर गुर्जरी अपभ्रंश कहलाई। और उसके बाद में जैसे ही राजस्थान नाम पड़ा अपने इस परिवेश का, अपने इस राज्य का, ठीक है, अपने इस क्षेत्र का, तब ये क्या कहलाई, राजस्थानी। तो ये चीजें जो मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ा चुका हूं मैं, कि ये विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे सूरसेन था, फिर ये गुर्जरात्रा, तो इस वजह से इनके नाम और क्रमिक विकास इस तरीके से चला है। बहुत कम चांस पूछते हैं कि भाई कैसे है, लेकिन जो ये पूछ ले कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित कहां से उत्पत्ति हुई, निम्न में से, फिर आपको यह ध्यान रखना है कि पहले शौरसेनी, फिर गुर्जरी, फिर राजस्थानी। ठीक है, उत्पत्ति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न जिसको इसको तो लगा देना आप इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए लगाना है क्योंकि न जाने कितने एग्जाम में मैंने देखा है
और मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं इसे इंपॉर्टेंट लगवाता हूं और निश्चित रूप से प्रश्न बनता ही बनता है। और बनता कहां से है? उद्योतन सूर्य की कुवलय माला के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है। बहुत बार देखा, हर बार कहते हैं विद्यार्थी, पता नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं, लेकिन ये जो है सही करके आने लायक प्रश्न है। ठीक है, तो उद्योतन सूर्य ने अपनी पुस्तक कुवलय माला, अब ये कुवलय माला लिखी किसके समय थी ये पूछे तो वत्सराज के समय लिखी गई थी। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार के अंदर आपको बताया था वत्सराज के समय कुवलय माला लिखी थी, जिसके अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। और ये जो 18 है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 18 वर्ष से ऊपर के जितने थे सबने मतदान का प्रयोग किया है। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि 18 देशी भाषाओं का उल्लेख कुवलय माला के अंदर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से आपको ये याद रखना ही है। और जो रेगुलर क्लास इस समय ये क्लास को मतलब ये पॉइंट देख रहे हैं, वो ये सवाल गलत करके आ ही नहीं सकते, उन्हें तो याद हो गया। तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लेना। अभी हाल ही के एग्जाम में किसमें, आरएस में बना था या किसमें बना, आरएस में ही बना था शायद, ये सेम प्रश्न। ठीक है, हूबहू प्रश्न मिलेंगे, बस आप धैर्य के साथ में नियमित पढ़ते रहो। ठीक है, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। किसको शामिल किया गया? मरु भाषा। देखो मारवाड़ी नहीं लिखा है, मरु भाषा लिखा है, मरु क्षेत्र में बोले जाने वाली। और राजस्थानी भाषा दिवस पूछे तो ध्यान रखना 21 फरवरी मनाते हैं, बहुत धूमधाम से जोर शोर से मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। ये है बेसिक चीज। ठीक है, इसी तरीके से अब आगामी एग्जाम में इसको भी इंपॉर्टेंट लगा देना। यह भी प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किसने किया। सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का, देखो भाषा और बोली में बहुत कम अंतर होता है। भाषा जो होती है लिपिबद्ध हो जाती है। ठीक है, लिपिबद्ध कोई चीज हो जाती है तो वो भाषा उसकी स्पेशल लिपि होगी। ठीक है ना, और बोलियां जो है जरूरी नहीं कि उनकी स्पेशल कोई लिपि हो। बोली तो मतलब 5-7 किलोमीटर के बाद में भी बदल सकती है, क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर बदल सकती है, यही अंतर है। बोलियों का सबसे पहला जो वर्गीकरण किया वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 के अंदर ये वर्गीकरण किया गया है। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम ध्यान रखना। बोलियों का सबसे पहला वर्गीकरण पूछे तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने ही मारवाड़ी के लिए राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। भाई मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। वैसे राजस्थानी भाषा के अंदर सभी बोलियां जो है आपके शामिल हो जाती है। राजस्थानी भाषा की ही मतलब आप देखोगे तो अपन आगे पढ़ेंगे मारवाड़ी, तो मारवाड़ी की उप बोलियां पढ़ेंगे, मेवाड़ी तो मेवाड़ी की उप बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये इन बोलियों की भी उप बोलियां और है कि भाई क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में भी अलग अलग, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है। बहुत सारे प्रभाव है और बहुत सारे जो है इनके वर्गीकरण हुए हैं। तो फिलहाल इस स्लाइड का जो सार है वो ये है कि अपन ने पढ़ा राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास, सौर सैनिक, गुर्जरी, राजस्थानी। ठीक है, इसका क्रमिक विकास पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा है कुवलय माला के अंदर 18 देशी भाषाओं का प्रयोग है, जिसके अंदर मरु भाषा भी है। ठीक है, और राजस्थानी भाषा का दिवस अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अंदर उल्लेख किया गया और राजस्थानी भाषा के लिए मतलब मारवाड़ी के लिए राजस्थानी सबसे पहला। देखो इस तरीके से याद होता है, पूरी स्लाइड आपको याद, यही तो था सार। तो लो एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चल अब देखो राजस्थानी भाषा जो है अलग अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अलग अलग जो है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई अलग अलग जगह से। तो ये इसके वर्गीकरण में मुख्य जो देखा जाए, यदि साहित्य अपन पढ़ते हैं तो डिंगल और पिंगल दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिंगल और पिंगल, इसको वर्गीकरण अपन को इस तरीके से ही पढ़ना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ये इस तरीके से वर्गीकरण पढ़ लिया, जैसा कि अपने वन लाइनर में भी ऐसा ही मिलता है आपको, इस तरीके से पढ़ लिया तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पढ़ने की देखो शैलियां होती है अलग अलग, सही शैली से पढ़ा है तो अपना कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, डिंगल और पिंगल। सबसे पहले यदि अपन डिंगल की बात करें तो ये जो है प्राकृत भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये डिंगल कहलाती है। और ये मारवाड़ी और आपके किस में आ जाती है, गुजराती प्रभाव, मारवाड़ी और गुजराती जो है इसके अंदर सम्मिलित है। यदि अपन इसकी बात करें, आपको यदि ट्रिक से याद करनी हो तो ऐसे याद कर लेना, माड़ी बा। ठीक है, मारवाड़ी में भाई कोई छोरो टाबर बदमाशी करे नहीं, बिन डराया करे, बिन बिनाया करे। ठीक है, मारवाड़ी में कहे छोरा मस्ती मत कर, था पापा है तो माड़ी पा। ठीक है,
यानी कि मार देंगे। हिंदी में क्या है, मार देंगे, मारीपा, ठीक है, मारीपा ने माड़ीपा, ठीक है, पापा आया माड़ीपा, सर आया माड़ीपा, मैडम आया माड़ीपा, यूं डराते हैं, जिससे डरता है उससे। छोरा 5 मिनट सगड़ो बैठे बींगे बाद में पाचे मस्ती, छोरा कोई सगड़ा थोड़ी बेबी जाए, कई छोरा डरान देख दिया मैं डरूं के बैठे ही कौन, 5 भले मार दो कूट दो तो भी 5-10 मिनट पाची बदमाशी के। बच्चे तो यही है, बचपना तो यही है, इस बचपन को जी लेने दो, ये आनंद रस पी लेने दो। मैंने एक कविता भी लिखी थी बचपन पे, जो कई अखबारों में पब्लिश हुई थी। अब तो समय नहीं मिल पाता इन रचनाओं को लिखने का, यही स्लाइड बनाते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, क्लास देते हैं, और पता नहीं दिन कहाँ चला जाता है। ठीक है, चलिए, लेकिन इस बचपन को जी लेने दो, या आनंद रस पी लेने दो। आपके जो भी आसपास बच्चे हैं, अतिरिक्त तो बोझ नहीं डाले पढ़ाई का, बचपन को जी लेने दो। अपन को पता है अपना बचपन चला गया, वापस आने वाला है नहीं। अब तो 55 आएंगे लेकिन बचपन नहीं आने वाला है, तो इसलिए बचपन को जी लेने देना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, प्राकृत, डिंगल और मारवाड़ी ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर आ गया वो देखो पश्चिमी राजस्थान में ये भाषा, ये जो है डिंगल का प्रभाव कहां देखा जाएगा, ये पश्चिमी राजस्थान में इस तरफ। ठीक है ना, यदि अपन पश्चिमी राजस्थान में देखा जाएगा, यदि अपन थोड़ा सा अनुमान लेके इसको देखें अपन, देखो यदि राजस्थान के अपन 2 भागों में इसे बांटे तो ये जो प्रभाव देखा जाएगा यहां, तो अब ये देखेंगे अपन के गुजरात कहां है। ठीक है, गुजरात के अंदर गुजरात और मारवाड़ी क्षेत्र। फिर अपन पिंगल का देखेंगे तो पिंगल का प्रभाव इस तरफ देखने को मिलेगा पूर्वी राजस्थान में, यानी कि पूर्वी राजस्थान जाओगे तो फिर क्या आएगा आपके अपने भरतपुर, धौलपुर और इस तरफ आगरा, मथुरा, यानी कि ब्रज क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पे ब्रज क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा, यदि नक्शे से भी समझना चाहो तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे इस भाषा डिंगल का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया है वो चारण समाज ने किया है, चारणों की भाषा रही है। और चारण समाज ने राजस्थान के इतिहास को, मतलब जो एक तरीके से यूं समझो कि समान समतल रूप से चल रहा था, उसे वीर रस से भर के बिल्कुल ही ऐतिहासिक रूप देने का काम किया वो चारण समाज ने किया है। ठीक है, इनकी रचनाएं ऐसी होती थी चारण समाज की कि मुर्दे में भी जान फूंक दे वो भी उठ के एक बार तो लड़ने को तैयार हो जाए, इतनी वीर रस से भरी हुई। सूर्यमल मिश्रण को कौन भूल सकता है, केसरी सिंह बारट को कौन भूल सकता है, प्रताप सिंह बारट को कौन भूल सकता है। ऐसे मतलब वीर हुए हैं इनके अंदर, जो कलम से जो है इन्होंने कई राजाओं के सोए हुए ईमान को जगा दिया। तो ये चारण समाज है और इनकी भाषा रही है कौन सी, डिंगल। ठीक है, प्राकृत और गुर्जरी से उद्भव हुआ है। अभी अपन ने शुरुआत ही की थी तो यहाँ पे तो प्राकृत तो आ गया, फिर गुर्जरात्रा, तो गुर्जरात्रा क्षेत्र के कारण गुर्जरी से इसका उद्भव माना जाता है, और गीत के रूप में यानी गेयता लिए हुए। ठीक है, गेयता लिए हुए ये चीज इसमें डिंगल के अंदर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। फिर बात करें पिंगल की, तो इनकी उत्पत्ति देखो ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो संस्कृत और पिंगल और ब्रज भाषा। ठीक है, यदि इसको याद करना चाहो तो ऐसे याद करना, बीपीएस, हमारे रामनिवास जी सैनी है ना, उनके क्या माली समाज की संस्थाएं चलती है, उनकी एक संस्था वहां पे बीपीएस, तो मुझे इस तरीके से बड़ी अच्छी तरीके से ये याद रहती है और विद्यार्थियों को भी याद करवाइए बीपीएस। बीपीएस से क्या आया अपना, ब्रज भाषा, पिंगल और संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत। अब ये यहाँ पे मैंने बता दिया कि यदि आप पूर्वी राजस्थान में जाओगे तो ब्रज का प्रभाव पड़ेगा, तो ये पूर्वी राजस्थान में प्रयुक्त होती है। ये भाटों की ज्यादा भाषा रही है, भाटों ने इसका ज्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, और संस्कृत या सौर सैनी से इसका उद्भव माना जाता है। अब संस्कृत यानी कि देखो बहुत पहले होगी, तो अपन ने जब राजस्थानी का उद्भव पिछली स्लाइड में पढ़ा तो उसमें सबसे पहले अपने सौर सैनी पढ़ा, तो सौर सैनी पढ़ा तो संस्कृत सबसे पहले, फिर यहाँ पे अपने डिंगल में पढ़ा है गुर्जरी, तो फिर उसका धीरे धीरे अपभ्रंश होके क्या हुआ, गुर्जरी हुआ, तब डिंगल। तो यहाँ पे संस्कृत सौर सैनी से उद्भव डायरेक्ट माना जाता है इसका। ठीक है, अब संस्कृत है तो छंद और पद के रूप में ये बोली जाती है, लिखी जाती है, छंद और पद का विशेष महत्व रहता है। और इसमें यदि देखोगे तो गीत का गेयता लिए हुए है क्या, डिंगल। ये वर्गीकरण बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने कैसे पढ़ा है, तुलनात्मक। ये चीजें तुलनात्मक पढ़ने की ही होती है, चाहे किसी भी मास्टर से पढ़ो, किसी भी पुस्तक से पढ़ो, लेकिन इसको तुलनात्मक पढ़ना, तो आपके कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। गो, चलो भाई आगे बढ़ा। ओके, अब पढ़ते हैं अपन जो है इनका विकास कैसे हुआ है राजस्थानी भाषा का। यहां से मैं देखता हूं कि प्रश्न बनते कम है, लेकिन बनेगा तो कैसा बनेगा, कूट मिलान वाला या सत्य असत्य वाला, इस तरीके का प्रश्न बनेगा। तो भले ही कम ध्यान दो, लेकिन ध्यान देना तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखो राजस्थानी भाषा का विकास देखें तो गुर्जर अपभ्रंश,
फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी और फिर अर्वाचीन राजस्थानी। और इनका टाइम पीरियड साथ साथ में देखना है। गुर्जर अपभ्रंश यानी पहले प्रारंभ में थी तो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक, प्राचीन राजस्थानी 13वीं से 16वीं शताब्दी तक, मध्य पूर्वी राजस्थानी 17वीं से 18वीं तक, और अर्वाचीन यानी नवीन है तो 18वीं सदी से अब तक जो है वो अर्वाचीन राजस्थानी क्रमिक विकास के अंदर। ज्यादा इसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसका जो है एक मतलब ये याद नहीं भी रखो ना तो ये क्रम याद रख लेना कि गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन, मध्य पूर्वी और अर्वाचीन। ठीक है, फिर देखो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। भाई लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक भी तो इनकी थी, ठीक है ना। तो इनके अनुसार देखें तो पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, क्षेत्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी इन सबको शामिल किया है इन्होंने कि ये जो है पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं। फिर इन्होंने दिया है वर्गीकरण उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। कौन सा? उत्तरी पूर्वी। अब उत्तरी पूर्वी कौन सी दिशा होती है? ये दिशा। यदि इस बोर्ड पे भी आप देखोगे तो ये दिशा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। अब उत्तरी पूर्वी यानी कि यहां पे देखोगे आप तो अलवर, भरतपुर ये वाले क्षेत्र हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेवात कहलाता है। मेव जाति के बाहुल्य के कारण अहिरवाट कहलाता है। अहिर जाति के बाहुल्य के कारण तो यहां पे मेवाती और अहिरवाटी को इसमें शामिल किया गया है। अब ये क्लास कैसे है? पीछे वाले क्षेत्र वाली क्लासों से लिंक होती है। जिसने नियमित और व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है। फिर आओ मध्य पूर्वी राजस्थानी, यानी कि राजस्थान के अपन बात करें तो मध्य पूर्वी। देखो राजस्थान के यदि नक्शे की अपन बात करें तो ये थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे रफ मैप बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मध्य पूर्वी राजस्थानी यानी कि ये क्षेत्र आ गया। देखो थोड़ा सा पूर्व में भी है और थोड़ा सा मध्य में भी है, यानी कि ये कौन सा? राजधानी के आसपास वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। अब राजधानी के आसपास यानी कि ये क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़। भाई जयपुर, दौसा ये सब आसपास वाले, दूदू, अब तो नए जिले बने हैं तो दूदू वगैरह ये भी, तो ढूंढाड़। और फिर इसमें आगे इन्होंने शामिल किया हाडोती, यानी कि ये थोड़ा सा ये क्षेत्र ये वाला भी इन्होंने लिया है। फिर आई दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, तो इसके अंदर इन्होंने बताया मालवी और निमाड़ी, यानी मालवी यानी कि एमपी के बिल्कुल छूता हुआ मालवा के आसपास का क्षेत्र, और इसी के यहाँ का आसपास का क्षेत्र जो है निमाड़ी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, वहां पे निमाड़ी बोली जाती है। ये वर्गीकरण किसके अनुसार है? ग्रियर्सन के अनुसार है। अब थे यूं नहीं कह सको कि सर मध्य पूर्वी में हाडोती किन लियो, तो मैं नहीं लियो है, मैं तो खाली बतायो है। लियो कौन है? ग्रियर्सन। तो जिनकी शिकायत बयानी कि गुरुजी ये कैसे लिया, तो सीधा टिकट कटाओ, ग्रियर्सन के पास जाओ, ठीक है। अब ग्रियर्सन भाई साहब मैं कौन कह सकूं कि कटे है, ठीक है। अब आप लोग समझ जाओ कि ग्रियर्सन के पास जाके ही पूछना पड़ेगा। तो जिसकी ताकत हो तो जाके पूछ लेना, मुझे भी बता देना कि क्यों लिया। मैंने तो ग्रियर्सन ने लिया है उसके आधार पे बता दिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के आधार पे ये वर्गीकरण है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको ऑब्जेक्शन हो सीधा ग्रियर्सन भाई साहब के पास। मैं कि नहीं मना नहीं करूं, ठीक है, जा सको थे, ताकत होनी चाहिए कि मैं तो खुद जान पूछे ना वहां सर, बिल्कुल जाइए, ठीक है। लेकिन वहां सिर्फ वन वे होता है, जाने का टिकट करता है, आने का नहीं करता है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन विभिन्न बोलियां, ठीक है। ये बोलियां जो है आपके बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाएगी, यानी बोलियों के साथ में उप बोलियां भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। आओ भैया, तो सबसे पहले अपन को पढ़नी है मारवाड़ी। अब मैं जो बार बार बीच में बोलता हूं ना अपनी क्षेत्रीय भाषा, वो मारवाड़ी है। अब मारवाड़ी में थे चाहे गोड़वाड़ी शामिल कर दो, देवड़ावाड़ी कर दो, की भी कर दो, मैं तो मतलब है नहीं सबरी मिक्स बोलूं, मिक्सचर मसाला। चलिए, राजस्थान की प्रधान मानक बोली माना जाता है इसे, और इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। जो अबार अपा पढ़े ना यहाँ डिंगल और पिंगल, तो ये साहित्यिक रूप डिंगल है। और अब मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी जितने भी जिजिडियंस हैं, उन्हें डिंगल और पिंगल का कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। वो बहुत अच्छी तरीके से इस वर्गीकरण को समझ चुके हैं, ठीक है। आओ, तो इसमें आप देखो कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे जहां ये बोली जाती है। जोधपुर, यानी कि जोधपुर ग्रामीण भी शामिल है। हाँ भाई, जोधपुर ग्रामीण भी शामिल है, फलोदी भी शामिल है। आसपास के क्षेत्र को काउंट करके चलना, मैंने बड़े बड़े क्षेत्र शामिल कर दिए। बीकानेर, जैसलमेर, अब यूं मत गए हो कि सर बीकानेर है तो अनूपगढ़ है कि कौन है क्योंकि यहां पे प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। श्री गंगानगर वाला भी। नागौर, डीडवाना, कुचामन है, ठीक है। पाली, जालोर, सांचौर भी है, ठीक। सिरोही, अब यानी कि आसपास के क्षेत्र आप लोगों को शामिल करके चलना है। जब आप नोट्स बनाओ तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है कि नया जिला जो बना है उसे साथ में आप मेंशन करें, ताकि आपके दिमाग में ये भी रहे कि हाँ ये नया जिला बना है, ठीक है। चलिए
अब देखो उप बोलियां कौन कौन सी है, मारवाड़ी की उप बोलियां, ठीक है, किसकी उप बोलियां, मारवाड़ी की। मेवाड़ी, ये भी इसकी उप बोली मानी जाती है। बागड़ी, ठीक है, थली, बीकानेरी, शेखावाटी, खेराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी आदि। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप मेरी पुरानी वाली क्लासों में जाओ, या आपके पास में जो विभिन्न क्षेत्रों के उपनाम वाली क्लास है, या किसी ने नहीं देखी तो मैंने पशु परिचर में बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लास करवाई है, विद मैप सभी तरीके काम में लिए हैं, उसमें से देख लेना। जहां पे जिस क्षेत्र का जो नाम है, यानी शेखावाटी तो वहां शेखावाटी बोली जाएगी, बागड़ है तो वहां बागड़ी बोली जाएगी, ठीक है। और क्या है अपने नागौरी, नागौर के आसपास बोली जाएगी, बीकानेर बीकानेरी, ठीक है, मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली जाएगी। तो वो वहां से समझने वाली चीजें, ये सारी की सारी उपबोलियां किसकी है, मारवाड़ी की। अब इसी मेवाड़ी को फिर वापस बोली के अंदर ले लिया कि मेवाड़ी स्पेशली कहां बोली जाती है, ये देखो। तो मेवाड़ी बोली जाएगी उदयपुर के आसपास, यानी कि ये क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ है। ये किस वंश के प्रभाव में रहा, गुहिल वंश। यही गुहिल वंश क्या कहलाया, सिसोदिया वंश, ठीक है। बापा रावल वास्तविक माना जाएगा संस्थापक, और उसके बाद में आगे बढ़ा है। अभी पशु परिचर वाले बैच में मेवाड़ ही चल रहा है, यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है आराम से, ठीक है। चलिए अब देखो, मोतीलाल मेनारिया ने, यहां पे आपको याद रखना है ट्रिपल एम, क्या है, मोतीलाल मेनारिया मेवाड़ी, यानी और एक और चौथा एम और जोड़ देना, ठीक है, 4 एम जोड़ देना, यानी कि 4 एम, ये सूत्र है। क्या मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है, ये बताया ना। या अब कई जना ऑब्जेक्शन कर सके, सर मेवाड़ी तो खुद बोली है, मैं क्या मान ला, तो मोतीलाल जी मानी है, इन वास्ते अपन माननी पड़े, अपन पढ़ना पड़े, ठीक है। तो 4 एम का फॉर्मूला है, मोतीलाल मेनारिया मेवाड़ी को मारवाड़ी माना, ठीक है। चलिए आइए भैया, बागड़ी या फिर इसे वागड़ी भी कह दिया जाए तो गड़बड़ नहीं है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़। तो ये वागड़ी या बागड़ी भाषा कहलाती, बोली कहलाती है। ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन ये है, क्या है इंपॉर्टेंट, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वागड़ी को भीली बोली कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये भील बाहुल्य क्षेत्र है और उनके द्वारा बोले जाने वाली बोली भीली बोली, ठीक है। ओके, ढूंढाड़, ढूंढाड़ी, अब ये कहां होगी, ये होगी आपके ढूंढाड़ क्षेत्र के आसपास। और ढूंढाड़ कौन सा है, जयपुर, दौसा, दूदू, ये वाला क्षेत्र है। यानी उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, ठीक है, मेरवाड़ा आदि, मतलब ये जो है जयपुर के आप इस तरफ आ जाओ, दूदू, दौसा, टोंक वगैरह, ये वाला क्षेत्र ढूंढाड़ जो कहलाता है, ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पे बोले जाने वाली बात, ठीक है। गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव इस पे पड़ा है, किस पे, ढूंढाड़ी पे। गुजराती का भी पड़ता है, मारवाड़ी का पड़ता है और ब्रज भाषा का भी, क्यों थोड़ा सा सेंटर में आ जाता है ना, चारों तरफ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ये कि ये क्लास में लाइव लेके आता ना, कम से भी कम 1-1.5 घंटे की थी, और अपन इसे पूरी कर देंगे लगभग 25-27 मिनट के अंदर। यानी समय बचना जरूरी है, तभी आप इसको रिवाइज कर पाओगे। और अपनी चैनल जब से शुरू किया तब से अपनी यही पैटर्न रहा है, और यही विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है। क्योंकि कंपटीशन दौर में जो नए नए होते हैं ना, उन्हें लगता है कि यह तो बहुत जल्दी जो है छोटी क्लास है वो है, लेकिन जब इसमें व्यवस्थित रूप से वो एक अच्छे कंपटीटर स्टूडेंट बन जाएंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि इसकी अहमियत क्या है, कि समय की अहमियत क्या है। जब आपके एग्जाम पास में आएंगे ना, तब ये बचा हुआ समय आप लोगों के काम आएगा कि हाँ सर, लाइव की बजाय यही क्लास बेनिफिट वाली थी, हमें उस समय पता नहीं चला, अब हमें पता चल रहा है। और ये धीरे धीरे, भाई अक्ल जो है हमेशा बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल हमेशा ठोकर खाने से आती है। बादाम तो कई जना खा ले, ठीक है, लेकिन अक्ल सब में थोड़ी आवे। ठोकरा जी को लोग खावे नहीं, मां में 100% अक्ल आ जाया करे, ठीक है। ओ तोरावाटी, अब तोरावाटी जो है कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र है, ठीक है। अब कांतली नदी यदि देखोगे, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू, ये वाला जो क्षेत्र है ये तोरावाटी बेसिन कहलाता है, और यहीं पे बोले जाने वाली बोली जो है वो तोरावाटी बोली है। आगे बात समझ में, काठेड़ी, और थोड़ो शब्द थोड़ो देखो अलग दिखे, इन वास्ते इन्हें स्पेशली ध्यान रखना है कि ओ काठेड़ी जी को है नहीं जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाए। अब जयपुर ग्रामीण कह दो चाहे थे, ठीक है, जयपुर ग्रामीण के दक्षिणी भाग में बोलने वाली बोली है। 84 जी को है आज जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में एवं टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाए। और यूं पूछी जाए, अगर पूछ ले तो
बहुत कम चांस है कि पूछे, लेकिन पूछे तो ध्यान रखना कि जयपुर और टोंक दो चीजा ध्यान रख लेनी। और है कटे कि दोनों पश्चिमी भाग आए, अब दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, तो पश्चिमी विशेष रूप से ध्यान रखना है। बींगे बाद में आओ नागरचोल। नागरचोल जो है वो सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग में। क्योंकि देखो टोंक को पश्चिमी भाग तो 84 में चलोगो, हम पूर्वी भी तो बचियो है, तो दक्षिण पूर्वी भाग आ जावे नागरचोल में, ठीक है, नागरचोल में सवाई माधोपुर और इसके अंदर, और ये जो है पश्चिमी भाग 84 के अंदर। फिर देखो राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में। अब खाली ये तो जयपुर है, ये तो जयपुरी में भी देखो कितनी भाषा बोली जाए, की आगे ढूंढाड़ी तो आई है, 84, नागरचोल, राजावाटी इतनी बोलियां हैं, उप बोलियां इतनी है। तो ई वास्ते यानी राजस्थानी भाषा ने दर्जो देनो थोड़ो मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है कि राजस्थानी भाषा, क्योंकि कटे न कटे ऑब्जेक्शन हो जिया करे कि मारे अटक बोली जो कौन मैं क्यों समर्थन करा, मैं क्यों करा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं और एकता ही होती नहीं तो कदी वो है नहीं दर्जो मिल चुके हो। तो जयपुर के पूर्वी भाग में ये बोली जाती है, ठीक है। अब आओ हाडोती। अब हाडोती कहा ही किसे जाता है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। उसमें कौन कौन से आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये आते हैं। तो कोटा संभाग आता है। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, बाबू जाको, बाबू जाको, यानी कि देखो बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। मेवाती कहां बोली जाएगी, मेवात क्षेत्र के अंदर। मेव बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है, अलवर, भरतपुर। अहिरवाटी, अहिर जाति जहां ज्यादा रहती है, कौन सा है, अलवर के आसपास का अहिर जाति बाहुल्य क्षेत्र। और इसे ही राठी भी कहा जाता है क्योंकि यही क्षेत्र राठ क्षेत्र भी कहलाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। मालवी कहां बोली जाएगी, मालवा के आसपास। यही चीज तो पकड़नी है अपन को, ऐसे ही समझना है। निमाड़ी कहां, कौन सी है, मालवी की उपबोली है, और अपन ने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो ये निमाड़ी है, ये ध्यान रखनी है आपको, मालवी और निमाड़ी आसपास ही है। गोड़वाड़ी, अब गोड़वाड़ क्षेत्र क्यों ध्यान है, लूणी नदी के बेसिन क्षेत्र यानी वो गोड़वाड़ी क्षेत्र है। तो गोड़वाड़ी क्षेत्र यहाँ पे यानी कि आप आ जाओ पाली, सिरोही, ये सांचौर वाला भाग। तो जालोर, पाली, सिरोही और सांचौर भी जोड़ देना। और ये इसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट करें क्योंकि ये एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल है। रांगड़ी, क्या रांगड़ी कौन सी दो बोलियों का मिश्रण है, तो पूछे तो ध्यान रखना मारवाड़ी और मालवी। और याद कौन रहनी, तो मामारा, ठीक है, यहां ट्रिक को याद रख लो, मामारा यानी मारवाड़ी, मालवी और इन दोनों का मिश्रण कहलाता है रांगड़ी। स्पेशली याद करना है इसको तो किसी कंडीशन में भूलना ही नहीं है। फिर आओ देवड़ावाटी, यानी कि जहां पे देवड़ा शासक ज्यादा रहे हैं वो क्षेत्र देवड़ावाटी कहलाता है और वहां बोले जाने वाली भाषा देवड़ावाड़ी कहलाती है, ठीक है, देवड़ावाड़ी या देवड़ावती। तो ये सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र है, ये कहलाती है यहां पे बोले जाने वाली देवड़ावाटी, ठीक है। ले वो स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए इसी के साथ में आपके ये क्लास भी संपन्न हुई और मेरे हिसाब से मैंने इसमें पूरी तरीके से आप लोगों को करवा दी है। ये बोलियां जो बोली जाती है कि आप लोगों के अब कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन सी कहां है, कैसे है। जिसने ध्यान से व्यवस्थित रूप से पढ़ने के उद्देश्य से ही देखी है तो उसके लिए तो ये संजीवनी क्लास है। बाकी जो टाइम पास करने आया है, ब्याह शादी में बैठा बैठा टेंट में कटे के टाइम पास करना के गुरुजी के पढ़ा रहे हैं देखा थोड़ो, तो बे तो यूं है कि नहीं पाछो पढ़ना पड़ी शांति हूं, जब ठोकने लगेगी तब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वही है भाई, चाहे अमेरिकन लाओ चाहे मामरा लाओ, यहाँ अकल आवे कौन, अकल आए जब ठोकर खाए जदे आए। ठोकरूं पहला अकल आज दिन तक की नहीं आई, माने कौन आई, ठोकरूं पहला अकल तो थाने की आई, ठीक है। तो जब गुरु ने नहीं आई तो चेलान तो आवनी है कौन। लेकिन ठोकर खाने के बाद में ऐसी अकल आती है कि बाद में जो है सारे जितने भी अपने न्यूरॉन्स है सारे जाग जाते हैं कि अब तो बस आगे की नहीं है, मान तो वही करना है, ठीक है। वो भाई कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ठोकर खाने से अकल आती है, सब कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ठोकर खुद को ही खानी है। भाई अगले ने खाई है, वो बता रहा है तो उसकी देख के समझ जाओ। भाई हमने खाई, हमने बता दी तो हमें देख के समझ जाओ। जरूरी थोड़ी है कहते हैं खुद भी खाओ ही खाओ। मैं बता रही हूं कि हाँ भाई यूं चीजें हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, अभ्यास ज्वाइन कर लेना और करते रहना, तब आपको पता चलेगी आपकी स्थिति वास्तव में क्या है, कैसे है। बढ़िया आधे घंटे की अपनी क्लास हुई है और आधे घंटे में मानकर चलो 1.5 से 2 घंटे का मैटर है, ठीक है। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।